गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। सो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द एशियन नेम ऑफ द चनाब रिवर। आपको बताना है कि चनाब रिवर जो है उसका एशियन नेम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शंस है विदास्ता, परुशनी, असीकनी या सिंधु। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, चनाब रिवर का जो पुराना नाम था वो था असीकनी। ठीक है, चनाब रिवर का ओरिजिनेशन जो है आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश में दो रिवर्स होती हैं, चंद्रा और भागा, वो दोनों जाके के मिलती है टांडी एरिया में, वहाँ से जो है चनाब की ओरिजिनेशन होती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो हमारी चनाब रिवर है। ठीक है, और तवी रिवर जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, चनाब की। इसके अलावा मरुसिदर रिवर जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है हमारी चनाब की। ठीक है, ओके। उसके बाद बाकियों के बारे में बात करते हैं। वितास्ता जो है ये नाम है किसका, झेलम का। ठीक है, और परुशनी जो है ये नाम है किसका, रावी रिवर का। और सिंधु जो है वो बोला जाता था इंडस रिवर को। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिल्ड द हरी पर्व फोर्ट इन श्रीनगर। आपको बताना है कि श्रीनगर में हरी पर्व फोर्ट जो है वो किसने बनाया था। तो हरी पर्व फोर्ट जो है, इसी फोर्टिफिकेशन जो है वो हमारी अकबर ने रखी थी। ठीक है, ओके। तो अकबर जो है ये पहला मुगल था जो हमारे जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, और 1587 में जो है मुगल रूल की स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अकबर ने बनाया है यहाँ पर हरी पर्व फोर्ट। इसके अलावा नगर नागर टाउन जो है वो भी हमारा यहाँ पर किसने बनाया है, वो भी हमारा अकबर ने बनाया है। ठीक है, बाकियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जहांगीर के बारे में, ठीक है, जहांगीर का ही नाम था सलीम। ठीक है, और इन्होंने जो है यहाँ पर क्या बनाया है, शालीमार गार्डन जो है, शालीमार गार्डन जो है वो हमारा किसने बनाया है, जहांगीर ने बनाया है। इसके अलावा जो हमारा निशांत गार्डन है, ठीक है, निशांत, शालीमार गार्डन जो है सबसे बड़ा गार्डन है। निशांत गार्डन जो है वो किसने बनाया है, वो बनाया है आसिफ खान ने। अब आसिफ खान जो थे वो कौन थे, वो जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, उनके भाई थे। ठीक है, ये बात याद रखना। और जो है हमारे शाहजहां, इन्होंने बनाया है चश्मशाही गार्डन जो है वो किसने बनाया है, वो बनाया है शाहजहां ने। ठीक है, औरंगज़ेब की बात की जाए तो यहाँ पर जिस टाइम पे औरंगज़ेब का टेन्योर चला था, औरंगज़ेब जो है वो एक बार जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, 1665 में। तो वो एक जो ट्रैवलर होते हैं हमारे, फ्रेंच ट्रैवलर, ठीक है, जिनका नाम था फ्रांसिस बर्नर से जो है उनके साथ जो है औरंगज़ेब जो है वो जम्मू कश्मीर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। आपको बताना है कि इंटरनेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम विका कामा और सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहली वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में, वो थी हमारी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो 1917 का सेशन होता है, कलकत्ता सेशन होता है, उसके अंदर जो है एनी बेसेंट जो है वो यहाँ पर हेड बनती है किसकी, आईएनसी की। लेकिन ये इंडियन वुमेन नहीं थी, इसलिए पहली इंडियन वुमेन जो हेड बनी थी हमारी आईएनसी की, वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है 1925 का सेशन होता है हमारा कानपुर के अंदर, जिसके अंदर जो है हमारी सरोजिनी नायडू जो है वो हेड बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, दो बातें होगी। सरोजिनी नायडू के बारे में एक और बात याद रखना कि ये हमारी पहली वुमेन गवर्नर भी बनी थी। ठीक है, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो भी बोला जाता है। ठीक है, और गवर्नर कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं मैडम बिकाजी कामा के बारे में। मैडम बिकाजी कामा जो है ये एक ऐसी लेडी थी जिसको हम मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने जर्मनी में जाकर के हमारा इंडियन फ्लैग जो है फहराया था। ठीक है, उसके बाद सुचिता कृपलानी की बात करें तो ये हमारी पहली वुमेन जी थी जो हमारी चीफ मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनने वाली पहली वुमेन कौन थी, सुचिता कृपलानी थी, और ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट जो है वो कौन सी है। ऑप्शन है डेमस, मून, टाइटन या फिर गैनीमेडी। ठीक है, तो बिगेस्ट सैटेलाइट जो है हमारी सोलर सिस्टम की वो है हमारी गैनीमेडी जो है ये हमारी जुपिटर की सैटेलाइट है। ठीक है, जुपिटर जो है वो हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं बाकियों के बारे में। टाइटन जो है ये हमारी एक ऐसी सैटेलाइट है जहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो सेम एज अर्थ है। ठीक है, सेम एज अर्थ जो है ये एटमॉस्फेयर है टाइटन का। और टाइटन जो है ये हमारी सैटर्न की सैटेलाइट है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सैटर्न जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर मैक्सिमम सैटेलाइट हमें देखने को मिलती है। 82 सैटेलाइट्स हैं हमारी किसकी, सैटर्न की। ठीक है, ये बात याद रखना। मून जो है वो हमारे अर्थ की वन एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, डेमस की बात की जाए, डेमस जो है ये हमारी स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। और डेमस और फेबस, ठीक है, ये दो ही सैटेलाइट हैं किसकी, मार्स की। ठीक है, मार्स की, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। तो ये है हमारा आंसर, इसका क्या है, कनाडा। ठीक है, कनाडा की जो है सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। कनाडा और यूएसए के बीच में जो है 49 डिग्री लैटीट्यूड है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, ओके। और इसके अलावा इनके जो है क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल देख लेते हैं। कनाडा की कैपिटल जो है वो है ओटावा। ठीक है, ओटावा है। ठीक है, यूएस की कैपिटल जो है वो है हमारी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। रशिया की जो है वो है मॉस्को।
ठीक है, मॉस्को है। और बात करते हैं हम चाइना की कैपिटल जो है वो है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग। और बीजिंग जो है इसको पहले पीकिंग के नाम से जाना जाता था, पीकिंग, ठीक है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विच पायरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट। अब आपको ये इकोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है ये कौन सा ऐसा पायरामिड है जो हमेशा ही अपराइट होता है। अब पायरामिड क्या होता है, देखो जब हम अपने जब हमने रिप्रेजेंट करना हो हमारे ट्रॉपिकल लेवल्स को, ठीक है, इन द किसी डायग्राम के थ्रू, तो हम क्या बनाते हैं, पायरामिड बनाते हैं। पायरामिड जो है वो, इसको हम एल्टन नाम का एक बंदा था जिसने पैरामिड का कंसेप्ट दिया, इसको हम एल्टोनियन पैरामिड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हर एक टॉपिक लेवल को, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पैरामिड है जो हमेशा ही अपराइट होता है, वो है हमारा पैरामिड ऑफ एनर्जी। अब पैरामिड ऑफ एनर्जी क्यों हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हर एक ट्रॉपिकल लेवल में जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। सपोज ये हमने एक पैरामिड बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ यहाँ पर कोई एक एनिमल है, ये मतलब जैसे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स हैं जो हमारे प्रोड्यूसर होंगे, वो हमेशा ट्रॉपिक लेवल में नीचे ही होंगे, है ना। तो जब हम प्लांट जो है उसको कोई एनिमल खाएगा तो एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। यहाँ पर 10% एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, ये लॉ है जो लिंडमैन ने दिया था। तो उन्होंने बताया था कि 10% एनर्जी जो है वो कम होती रहती है हर एक ट्रॉपिक लेवल में। प्लांट्स जो है उनको सपोज़ कोई डियर ने खा लिया, ठीक है, अब यहाँ पर जो है डियर के पास जो है वो 10% इसकी रिड्यूस होकर पहुँचेगा, ठीक है। अब डियर को जो है लाइन ने खा लिया अगर, तो यहाँ पर भी एनर्जी कम होगी। लाइन को अगर ईगल ने खा लिया, ठीक है, ईगल मतलब कि अगर लाइन गया तो उसको ईगल ने खा लिया, तो यहाँ पर भी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी जो है वो हमेशा ही रिड्यूस होती है, इसलिए एनर्जी पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा ही क्या होगा, अपराइट होगा। उस तरह से अगर हम पैरामिड ऑफ बायोमास या फिर नंबर की बात करें तो ये जो है ये हमारे इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और हमारे इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और साथ में अपराइट भी हो सकते हैं। वो क्यों, वैसे तो मैक्सिमम अपराइट ही होंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दी। इसमें क्या होगा कि हमें अगर यहाँ पर प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स जो है उनका नंबर ज़्यादा ही होगा, उसके बाद उनको खाएंगे, अगर कोई डियर होगा उनका नंबर कम होगा, लाइन होगा उनका नंबर कम होगा। वैसे ही हम ट्रॉपिकल लेवल में जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर नंबर जो है बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके उल्टे में आपसे बात करूँ, इन्वर्टेड में जो है इक्वेटिक एनिमल जो है ना, इक्वेटिक, वहाँ पर आ जाता है हमारा पैरामिड ऑफ द बायोमास, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हम किसकी, इक्वेटिक एनिमल्स की, तो वहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पर फिशेस हैं, नहीं, प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, हमारे प्लांट्स हैं वहाँ पर, कहाँ पर, एक मिनट फिर से बनाती हूँ मैं इसको। सपोज़ यहाँ पर है हमारे, अब आज आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि आखिर ये पैरामिड कैसे मतलब क्या इनका कंसेप्ट होता है। देखो यहाँ पर अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर सपोज़ हमारे यहाँ पर प्लांट्स हैं हमारे, ठीक है, ओशन है वहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर होंगे, उनको खाने वाली होंगी फिशेस, ठीक है, फिशेस। हम पैरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ये सेम ही कंसेप्ट नंबर पे भी लगेगा। देखो प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाली होंगी फिशेस, ठीक है। अब फिशेस को खाने वाली जो है उनसे भी बड़ी फिश होंगी, ठीक है, बिग फिशेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामिड ऑफ बायोमास जो है वो क्या हो रहा है, प्लांट्स का बायोमास कम होगा, फिश का जो है फिशेस का उनसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद बिग फिशेस आएंगी और उसको खाने वाली सपोज वेल है, ठीक है, वेल है। तो वेल जो है इसका क्या होगा, इसका बायोमास जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बायोमास जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर जो है ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आते आते कम हो गया। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पैरामिड, ठीक है। तो ये पैरामिड ऑफ बायोमास आ गया और इस तरह से नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये जो है पैरामिड ऑफ बायोमास है और पैरामिड ऑफ नंबर है, दे कैन बी बोथ इन्वर्टेड एंड अपराइट, बट द पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्केड्यूल टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्केड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें बताता है स्केड्यूल एरियाज और स्केड्यूल ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में। तो इसका आंसर जो है वो हो जाता है आंसर नंबर 5। एक्चुअली दो ऐसे स्केड्यूल है जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल एरियाज के बारे में बात करी गई है, ठीक है। कौन कौन से 5th है और 6th है। 5th की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल हर एक स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल एरिया के बारे में बात करी है, लेकिन 6th की बात की जाए तो यहाँ पर पर्टिकुलर 4 ऐसे स्टेट हैं जिनके बारे में बात की है, और वो 4 स्टेट्स कौन सी है, ATMs के। तो इस तरह से इसको याद रखना। अब इनमें 4 स्टेट कौन सी है, A फॉर असम है, ठीक है, असम है, त्रिपुरा है, ठीक है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है, मेघालय प्लस मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम, मणिपुर नहीं है और मिज़ोरम, ठीक है। ये आपको 4 स्टेट्स याद रखनी है। ये 4 स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है वो कौन से स्केड्यूल में दिया गया है, वो 6th स्केड्यूल में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4th स्केड्यूल की बात की जाए तो 4th स्केड्यूल के अंदर जो है ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के अंदर एलोकेशन किस तरह से होगी सीट्स की, उसके बारे में बात की गई है। और 3rd स्केड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ओथ्स के बारे में बात की गई है। ओथ्स जैसे कि अगर हमारे कोई मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको ओथ दिलानी है, CAG वगैरह है उनको ओथ दिलानी है, तो ये कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनके ओथ्स के बारे में बात की गई है 3rd स्केड्यूल के बारे में, 3rd स्केड्यूल में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको ओथ जो है वो कौन दिलाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट दिलाते हैं और प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस, यहाँ पर वाइस वर्सा है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का काम जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, या प्रेसिडेंट के बिहाफ में कोई और बंदा जाता है वहाँ पे उनको ओथ दिलाने के लिए, ठीक है। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं, ध्यान से सुना ये बात है, ठीक है। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर को जो ओथ है वो दिलाते हैं, बट उस स्टेट के जहाँ के वो गवर्नर है वहाँ के स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे जो हाई कोर्ट के, ठीक है, वो इनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर को ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ओथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, पढ़ लेना सभी, हर एक बंदे का देख लेना कि किसको कौन ओथ दिला रहा है, ठीक है, और कौन किसको रेजिग्नेशन दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी। आपको बताना है कि इंडियन इकॉनमी का नेचर क्या है, हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, सोशलिस्ट इकॉनमी है, या मिक्स्ड इकॉनमी है, ठीक है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो है हमारी इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी है, ठीक है। मिक्स्ड इकॉनमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकॉनमी एंड द सोशलिस्ट इकॉनमी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है, फिर आपको मिक्स्ड इकॉनमी समझ आएगी। देखो कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो है इसको हम एक और कहते हैं लेजर फेयर इकॉनमी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो होता है मैक्सिमम जो इनका मोटिव जो होता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी का, वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम इनका मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। पहली बात तो प्रॉफिट अर्न करना, और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप होती है। देखो इसकी एग्जाम्पल है कि जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है वो हमें यूएसए में देखने को मिलती है। वहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, प्राइवेट ऑनरशिप है, उनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेन मकसद यही होता है। और यहाँ पर जो है किस तरह से प्राइस मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो है प्राइस किस तरह से डिटरमाइन किए जाएंगे वो डिपेंड करेंगे किस पे, लॉ एंड डिमांड पे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड कहने का मतलब ये है कि जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, तो इस तरह से वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसलिए इंडिया जो है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमारे पास प्राइवेट नहीं है। इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। अब देखो सोशलिस्ट इकॉनमी जो है उसमें क्या होता है, सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है कि यहाँ पर जो है मेन मोटिव जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न नहीं होता। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, वेलफेयर करना होता है लोगों का, ठीक है, लोगों का भला करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन मोटिव नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है, यानी कि पब्लिक ऑनरशिप होती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, चाइना के अंदर जो है वो हमारी सोशलिस्ट इकॉनमी है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। ओके, और इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोशलिस्ट इकॉनमी एंड द कैपिटलिस्ट इकॉनमी। यहाँ पर प्राइवेट भी है और यहाँ पर पब्लिक भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पर सोशलिस्ट इकॉनमी जो होती है यहाँ पर जो है किस तरह से जो है रेट डिफाइन होते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रेट डिफाइन करती है। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है उसके ऊपर बेस होगा कि कितना आपने रेट डिफाइन करना है, ठीक है। और मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट भी अर्न करना है, आपका मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट भी अर्न करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सोशल वेलफेयर भी करना है, लोगों का भला भी करना है, ठीक है। तो ये है हमारी मिक्स्ड इकॉनमी। तो हमारी क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। इसको नेहरूवियन इकॉनमी भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। अच्छा, हु गेव द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसने दी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो दी है हमारी आइंस्टाइन ने, E=mc², ठीक है, ये कंसेप्ट दिया है इन्होंने। उसके अलावा न्यूटन की बात की जाए तो इन्होंने जो है ग्रेविटेशन लॉज दिए हुए हैं, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद डाल्टन की बात की जाए तो जॉन डाल्टन जो है इन्होंने एटम्स जो है, थ्योरी ऑफ एटम जो है वो इन्होंने डिस्कवर की है। और फैराडे जो है इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस की लॉज जो है, इलेक्ट्रोलिसिस के वो लॉज जो है उन्होंने दिए हुए हैं, एम फैराडे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मीना मार्टर डिजीज इज काज्ड बाय। आपको बताना है कि मीना मार्टर डिजीज़ जो है वो किस चीज़ की वजह से होता है। तो मीना मार्टर डिजीज़ जो है वो हमारा होता है मरकरी की वजह से, ठीक है, मरकरी की वजह से होता है मीना मार्टर डिजीज़। कैडमियम की वजह से जो है वो हमारा इटाई नाम का एक डिजीज़ होता है, वो हमारा होता है किसकी वजह से, कैडमियम की वजह से। आर्सेनिक और क्रोमियम की वजह से, इन दोनों की वजह से जो है कैंसर डिजीज़ जो है वो हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी के बारे में याद रखना है कि ये हमारी एक ऐसा मेटल है जो हमारा लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द आरबीसीज। आपको बताना है कि आरबीसीज का अनदर नेम क्या होता है। आरबीसीज इज अ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आपको पता है। तो आरबीसीज का जो अनदर नेम है वो होता है हमारा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब आरबीसीज का काम क्या होता है, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है, एक और बात याद रखना है कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सिर्फ कैमल और लामा जो है ये दो एक ऐसे एनिमल है जहाँ पे इनके ब्लड के अंदर जो है जो आरबीसीज है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वैसे हमारे ब्लड के अंदर जो है आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आरबीसीज जो है वो बना, उसके अंदर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसका काम क्या होता है, ये हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा करता है यहाँ पर, ठीक है।
बात समझ आ गई। आरबीसीज जो है वो मैक्सिमम नंबर होते हैं। आरबीसीज के बारे में याद रखना कि इनका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज़ होता है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। इनका फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पर होता है, स्प्लेन में होता है, ठीक है, स्प्लेन में इनका डिस्ट्रक्शन होता है, इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड्स क्या है, ये है हमारे WBCs, ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल्स है हमारे। अब वाइट ब्लड सेल्स जो है इनका सेम इनका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है, ठीक है, लेकिन ये नंबर में आरबीसी से कम होते हैं, ठीक है। और इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है, स्प्लीन में जाकर के, ठीक है, यहाँ स्प्लीन में जाकर इनका डिस्ट्रक्शन होता है। और अगर इनकी बात की जाए, इनका लाइफ स्पैन जो है 10 से 15 डेज़ होता है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 डेज़ जो है इनका लाइफ स्पैन होता है। और WBCs का काम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, जैसे हमने बताया कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारी ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उस तरह से अगर हम बात करें WBCs की, तो WBCs का काम क्या है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। इन्फेक्शन से बचाने का काम जो है वो हमारा WBCs करता है। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। अब थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, ये है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जो हैं ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो हमारे, देखो अगर हमें लग जाती है कहीं पर तो थोड़ी देर बाद जो है जख्म आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग का काम जो है वो हमारे कौन करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। इनका 3 से 4 डेज़ जो है वो इनका लाइफ स्पैन होता है। इनकी डिस्ट्रक्शन भी स्प्लीन में होती है और इनकी फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। आपको बताना है कि जर्मनी की कैपिटल जो है वो क्या है। जर्मनी की कैपिटल जो है वो है बर्लिन। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस आ गया। एथेंस जो है वो कैपिटल है ग्रीस की। ग्रीस के बारे में याद रखना कि हमारे मॉडल ओलंपिक्स जो है फर्स्ट टाइम वो कहाँ पर हुए थे, ग्रीस में हुए थे। तिफे इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान, ठीक है। ताइवान जो है वो न्यूज़ में है इस टाइम पर। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना का। चाइना जो है वो ताइवान को अपना एरिया मानता है, लेकिन ताइवान जो है वो खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, ठीक है। अगर हम इंडिया के कंसेप्ट में बात करें तो इंडिया जो है वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानता है, ठीक है। लेकिन USA जो है वो ताइवान के फेवर में है और इस तरह से वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त चल रहा है, ठीक है। सोच रहे हैं कि कहाँ वहाँ पर कहीं मतलब फिर से जैसे यूक्रेन और रशिया में चल रहा है सेम उसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर चल रहा है और USA जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है किसको, ताइवान को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को। आपको बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स क्या है, कहाँ पर है। तो ओके, यूनेस्को है क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, ये एजुकेशन को कल्चर को प्रमोट करने का काम करती है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स जो है वो है पेरिस में, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद बाकियों के बारे में बात करते हैं। जिनीवा की बात की जाए, यहाँ पर है हमारे WHO का हेडक्वार्टर्स। अच्छा, यूनेस्को के बारे में याद रखना 1945 में इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके, तो WHO की बात की जाए, WHO की फॉर्मेशन 1948 के अंदर होती है। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जिनीवा के अंदर है। इसके अलावा WTO, इसकी फॉर्मेशन होती है 1995 के अंदर। WTO का हेडक्वार्टर्स जो है वो भी कहाँ पर है, जिनीवा के अंदर ही है, ठीक है। बाकी की बात करते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर जो है हमारा हेडक्वार्टर्स है किसका, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर्स है। यूनिसेफ इज़ अ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये चिल्ड्रन के वेलफेयर के काम करता है हमारा यूनिसेफ। तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। बात करते हैं नैरोबी जो है कैपिटल है किसकी, कीनिया की। यहाँ पर जो है हमें यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलता है, जिसकी फॉर्मेशन 1972 में होती है और ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोम के बारे में। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है, इटली की कैपिटल है। अब रोम जो है वो इटली की कैपिटल है, ITLY, ये क्या लिखा मैंने, रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, ITLY, ठीक है। तो इटली की कैपिटल है रोम। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है हमारे FAO के, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये रूरल लोगों को जो है फूड जो है उसका काम करते हैं, फूड प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो समझ आ गई इतनी, तो आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, यस। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बाय बाय, है ना, हैप्पी क्या नहीं, बाय बाय।